बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है और ये गाइडलाइन है आप इनकम टैक्स और वेल्थ किस तरह भरेंगे, और अगर आप सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर्ड हैं तो उसमें भी आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और ये मैं आपको फिर बता दूं कि अब 6 साल तक के लिए डेटा जो सेव होता है और उसके अंदर नोटिस आ सकता है। तो ये जो रिटर्न हम अभी भरेंगे, ये समझिए कि 2031 तक के लिए हमारे लिए एक लाइबिलिटी रहेगी, या कहना चाहिए कि इसको हमें मेंटेन रखना होगा। और अगर बीच में कोई लॉ चेंज हो गया तो मज़ीद बढ़ सकती है, जैसे अभी गवर्नमेंट इस वक्त कोशिश कर रही थी, जिसके ऊपर बिज़नेस कम्युनिटी ने बहुत एक सख्त किस्म का रिप्लाई दिया है, रिस्पॉन्स दिया है। बहुत एक्टिव देना भी चाहिए कि अगर कोई 15 साल का डेटा लेने की कोशिश करे तो फिर जाहिर है कि किसी की भी फैक्ट्री में कोई ऑफिसर जाए और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करे, जो 37A की बात मैं कर रहा हूँ। और इसी तरह 2 लाख रुपए की जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन को लिमिट किया है, तो एक्चुअली तो बिजनेस को लिमिट कर दिया ना, कि आप इससे ज़्यादा लिमिट ना करें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर नेचर ऑफ बिजनेस को इग्नोर करते हुए ऐसा किया कि किस सेक्टर में किस तरह से काम होता है, तो उन मोडेलिटीज़ को भी इग्नोर किया हुआ था। फिर ये कि जो रिकॉर्ड पीछे तक जाने की बात थी, तो ये तो आगे अगर चल के बढ़ा, लेकिन इस वक्त 6 साल तक का रिकॉर्ड है। बहरहाल मेरा जिम्मेदारी, और मैं कई दफ़ा अपने क्लाइंटों को ये वाज़ेह तौर पे कह चुका हूँ, और उन लोगों से भी जो मुझसे राय लेते हैं, कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं फ़ील करता हूँ कि मेरा काम ये है कि मैं आपको अपडेट कर दूँ। बाकी आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसको, उस एडवाइस को आप किस हद तक फॉलो करते हैं या नहीं करते, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। बट आई फील रिस्पॉन्सिबल टू कन्वे अपडेटेड नॉलेज टू यू थ्रू माई वीडियोज़, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ गई है, तो इसके ऊपर, इसके अलावा और कोई टूल मुझे समझ नहीं आता सिवाय इसके कि मैं अपने वीडियो मैसेज के थ्रू आपको वाज़े तौर पे बता दूँ चीज़ों का। अब हमारे यहाँ जो फॉर्म आया है वो बिल्कुल टोटली उसकी अप्रोच ही चेंज है, बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। अगर मैं कंपेयर करूँ इंडिया से, तो 1961 से जो उनका टैक्स का एक्ट है वो चल रहा है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है ड्रास्टिक। अब यहाँ फिर एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है। ड्रास्टिक चेंज से हमें क्या इश्यू होता है कि क्लाइंट अपने पिछले जो उसके जहन में चीज़ें होती हैं, वो उसके हिसाब से साल भर उससे एक्ट किया होता है और वही डेटा लेकर आता है। और कई दफ़ा हमें खुद ही हिस्ट्री पता होती है कि इसका प्रोफाइल किस तरह है, तो वो हमें एक आसानी हो जाती है। लेकिन अब जबकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टैक्स जो भर रहा है उसके ऊपर भी डाल दी गई है, और इस तरह लॉगिन करने के जो प्रोसेस है उसको चेंज कर दिया गया है, कि उसके अंदर किस कदर उसको डिफ़िकल्ट बना दिया गया है कि पहले कोड स्कैन करो, फिर उसका उसका कोड जाएगा, फिर OPTP पंच करो 4 मिनट के अंदर, फिर उसी स्टेशन से जहाँ से कोड स्कैन किया गया उसी से रिटर्न फाइल होगी। फिर इसी तरह सेल्स टैक्स के अंदर लिमिट किया है कुछ चीज़ों के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और जो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल भी नहीं है। बहरहाल मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसको आप, मैंने कोशिश की इसको बहुत कंडेंस करूँ, लेकिन 98 पेज का SRO के थ्रू उन्होंने हमें जो फॉर्म अपलोड करके दिया है, उस फॉर्म को समराइज़ करके मैंने कोशिश की है कि कम से कम 15-16 पॉइंट्स में मैंने इसे कवर किया है। मैं क्विकली कोशिश करता हूँ ब्रीफली बताऊँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि आप ही डेटा मुझे देंगे और आपकी डेटा की बेस पर ही मैंने रिटर्न सबमिट करनी है। और उस डेटा के ऊपर अगर खुदा न खास्ता कोई ओवरलुक हो गया, नेग्लेक्शन आपकी तरफ से आई, तो फिर प्रॉब्लम आएगी, और फिर वो अगले 6 साल तक हमें उसको हमारे लिए एक रिस्क रहेगा, और उसके अंदर नोटिस आने का खतरा भी रहेगा। और अब पेनल्टीज़ भी बहुत बढ़ चुकी हैं, सीरियस किस्म की पेनल्टीज़ हो चुकी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गिरफ्तारी और ये सारा जो चीज़ें वो इन्फोर्स हो पाती हैं या नहीं, लेकिन वो अलहदा बात है। लेकिन बहरहाल ये लॉ तो उन्होंने बनाया है ना। अच्छा जी, पहली बात ये कि जो चेकलिस्ट है मैं जो शेयर करूंगा, और मैं इसकी हार्ड कॉपी भी शायद इसमें दे दूंगा, और अगर नहीं है तो आप मुझसे कॉल करके भी ऑफिस से भी ले सकते हैं। कि पहली बात तो ये कि क्रॉस चेक का जो मैकेनिज्म इन्होंने तय किया है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। 3 वे चेकिंग कर रहे हैं वो उसके अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपका प्रोफाइल अपडेट होना चाहिए, यानी आपका CNIC या नाइकॉप या NTN जो भी है वो उसका स्टेटस। फिर उसके बाद सेक्शन 114A के अंदर आपके जितने अकाउंट हैं, एक्टिव अकाउंट और यूटिलिटी कनेक्शंस, उनका आपकी प्रोफाइल के अंदर अपडेट होना ज़रूरी है। तो लिहाजा बैंक अकाउंट, उनकी ब्रांच, ये तो आपने मुझे बतानी है। फिर उसके बाद पॉइंट 2 है कि जी बैंक की एविडेंस एंड प्रॉफिट एंड डेट। तो बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है 30 जून का, जो आपके एक्टिव अकाउंट है उनका 30 जून को बैलेंस क्या था, मुझे पूरी स्टेटमेंट नहीं चाहिए,
मुझे 30 जून 2025 का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। सेक्शन 151 यानी बैंक से अगर कोई प्रॉफिट आता है तो उसका आप सर्टिफिकेट लेंगे, और उसके अंदर अगर 5 मिलियन से ऊपर हुआ तो वो आपको पता है कि वो फिर अदर सोर्स ऑफ इनकम में आएगा और उसके ऊपर टैक्स रेट बढ़ जाएगा। वो 15% से टैक्स नहीं होगा, मजीद टैक्स हमको देना होगा। सिस्टम 5 मिलियन से ऊपर 151 सेक्शन में नहीं लेता। 7B के अंदर जो हम भर रहे होते हैं वो नहीं लेता, उसको फिर हमें अदर सोर्स में देना होगा और उसके अंदर टैक्स रेट बढ़ेगा। तो आपने सर्टिफिकेट लेना है कि कितना प्रॉफिट हुआ। तीसरा ये कि अगर सैलरीड हैं आप तो फिर आप सैलरी की जो सर्टिफिकेट लें आप अव्वल तो, वरना फिर पे स्लिप्स जो हैं उनको आप एक जगह कोलेट करें ताकि हम इस तरीके से उसका जो निकाल सकें कि ग्रॉस रेम्यूनेशन क्या थी, अलाउंसेस वगैरह क्या थे, जो टैक्स एक्चुअल डिडक्ट हुआ वो कितना हुआ, सारी चीज़ें। फिर है जी चौथा पॉइंट है कि बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम। तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि हमें अब जो इनकम स्टेटमेंट्स बनानी है, बैलेंस शीट्स बनानी है साथ साथ 30 जून तक की। तो अगर सेल्स टैक्स के साथ हुआ तो आपका STR7 जो फॉर्म होता है जिसमें फॉर्म एनेक्जर A है, C है, F है, उन सब के साथ हमने उसको देखना होगा। इसी तरह जो बैंक लेजर है आपका जिसके अंदर बिजनेस अकाउंट डिक्लेयर किए हुए हैं, वो बिल्कुल आप सेक्शन 73 है जो सेल्स टैक्स का, उसके हिसाब से वो भी आपने अपना बिजनेस अकाउंट जो बिजनेस का है वो लेकर आना है। उसकी ट्रांजेक्शन्स भी चाहिए होंगी तो उसकी आप स्टेटमेंट निकाल लें। फिर है जी रेंटल इनकम, जो जितना आपने अपनी पांचवा पॉइंट है रेंटल इनकम, जो आपने प्रॉपर्टीज रेंट आउट की हुई हैं तो उनके जो रेंटल एग्रीमेंट्स हैं अपडेटेड वो चाहिए। रेंट रिसिट चाहिए बैंक के थ्रू जो क्रेडिट हो रही होंगी। मल्टीपल टैक्स या जो म्यूनसिपल टैक्स हैं या कंटोनमेंट के टैक्स हैं या प्रॉपर्टी के जो टैक्स आपने दिए हुए हैं उन सबको भी आप एक जगह कर लें ताकि हम उसको क्लेम भी कर सकें। पॉइंट 6 है ये कैपिटल गेंस। पॉइंट 6 जो है यानी आपने जो कैपिटल गेन्स वगैरह देखना है लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के अंदर, तो जो आप NCCPL से लेंगे यानी नेशनल क्लियरिंग कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड से जो डेटा लेना है, उसका सर्टिफिकेट लेना है अपनी कैपिटल गेन्स वगैरह का, वो आप ले लें। ब्रोकर का लेजर भी ले लें आप ताकि उसको रिकनसाइल कर सकें कि कोई चीज़ ऐसी चीज़ है तो वो हम देखें, तो ब्रोकर अपना लेजर भी आपको दे देगा, तो आप कहेंगे वो दे देगा आपको। इसी तरह एक सर्टिफिकेट भी आपको NCCPL से मिल जाएगा, उससे आपका कैपिटल गेन वगैरह सामने आ जाएगा। 7th पॉइंट है जो आपका कैपिटल गेन हुआ इमूवेबल प्रॉपर्टी में, यानी कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी सेल की थी तो उसमें जो हुआ तो CVT FD वगैरह जो आपको मिलेगा, FD तो खैर उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसी तरह सुकूक बॉन्ड अगर आपने लिए हुए डिविडेंड्स है, सुकूक बॉन्ड है, प्रॉफिट शेयरिंग कहीं से आ रही है तो उसका सर्टिफिकेट, उसका वारंट जो होता है ना, डिविडेंड वारंट उसे कहते हैं, वो भी मिल जाएगा आपको, वो भी कलेक्ट कर लीजिएगा। अब ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हर एक पे एप्लीकेबल नहीं है, वो मैं सिर्फ आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि ये आपने कलेक्ट करने। अब अगर आपके पास सुकूक बॉन्ड नहीं है या आपकी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में कहीं आपने कैपिटल गेन कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं की हुई तो वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होता। हो सकता है आपकी रेंटल इनकम भी ना हो, तो इसलिए जो जहां एप्लीकेबल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, फॉरेन रेमिटेंस बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। फॉरेन रेमिटेंस जो आ रही है 30 जून तक जितनी भी है फॉरेन रेमिटेंस आई है, या तो इसकी स्विफ्ट एडवाइस होगी या इसका PRC होगा, यानी कि जो प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट है वो आपने लेना ही लेना है, क्योंकि जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर डॉलर आपके पास आए तो उसको आपने पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद वो माना जाएगा, वरना वो नहीं माना जाएगा। इसी तरह अगर कोई बाहर की कोई इनकम आ रही थी तो वो उसकी आप डिटेल आप दे दीजिएगा, वो केस टू केस होगा। फिर जो अहम पॉइंट है 10th पॉइंट है वो प्राइस बॉन्ड और नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं। इसके अंदर भी आपने जो है सर्टिफिकेट लेना है बहबूद का। बहबूद का मैं आपको फिर बता दूं कि बहबूद टैक्सेबल है, उस वक्त वो नहीं काटते, लेकिन जब हम उसको फिल करते हैं तो उसके अंदर थ्रेशोल्ड के बाद टैक्स लगता है, और अगर उसमें मल्टीपल इनकम ऐड हो जाए तो फिर बिल्कुल लगता है उसमें भी। आइसोलेशन में अगर सिर्फ बहबूद है तो उसमें भी ये होता है कि थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है, लेकिन अगर उसकी और रेंटल इनकम भी आ रही है, कहीं और से प्रॉफिट भी आ रहा है बैंक का भी, तो फिर वो बढ़ जाता है। इसी तरह जो पेंशन बेनिफिट्स हैं, यानी पेंशनर बेनिफिट स्कीम भी ली हुई होती है उन्होंने, उस वो भी, तो उनकी भी डिटेल और सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए होंगे। अलाउेबल डिडक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारा टैक्स कम होगा, तो जितने अलाउंसेज हैं और जितने टैक्स क्रेडिट है, जैसे मिसाल के तौर पर सेक्शन 60 है तो ज़कात है, इसी तरह सेक्शन 61 है कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट चाहिए होगी, जो आपने चैरिटेबल डोनेशंस किए हैं जिस इदारे को दिए उससे वो लेनी ज़रूरी है आपने। लाइफ इंश्योरेंस वगैरह ली हुई है सेक्शन 62A के अंदर, तो उसकी तफसील लीजिएगा ताकि क्लियर रहे बात। जब हम इंश्योरेंस डिक्लेयर करेंगे तो उसमें हमें एक ज़ाहिर बेनिफिट मिलेगा टैक्स के अंदर, लेकिन उसको हमें प्रॉपरली डिक्लेयर करना होगा। इसी तरह वॉलंटरी पेंशन स्कीम अगर वो है कोई ऐसी तो उसमें भी उसका भी बताना पड़ेगा। अच्छा, पॉइंट 12 है एडवांस एंड एडजस्टेबल टैक्सेस, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन 235 का है, मोबाइल पर 236 सेक्शन के अंदर जो डिडक्शंस हुई हैं, मोटर व्हीकल का कोई 231 सेक्शन B के अंदर जो टैक्स दिए हुए हैं, प्रॉपर्टी चालान्स, प्रॉपर्टी खरीदी बेची है 236C का या 236K का, उसकी डिटेल चाहिए।
एक्सपेंसेस के लिए बच्चों के एजुकेशन वगैरह का भी एक्सपेंस आप एक जगह कर लीजिए ताकि हम उसका कोई बेनिफिट जहाँ ले सकते हैं वहाँ लें। इसी तरह मिनिमम एंड फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर अगर आ जाएँ तो आपकी जो जीडीपीज़ हैं, जो जीडीज़ हैं, उनकी डिटेल चाहिए। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट अगर जो है सेक्शन 153 के उसमें जो विद होल्डिंग हुई है उसकी सर्टिफिकेट चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ टर्नओवर जो 1% लगेगा सेक्शन 113 का वो है। फिर सुपर टैक्स की एडिशनल लेवी लगती है कि 1 करोड़ की अगर इनकम है, जो हमारा डिवीजन 2B है अब, उसके अंदर 9% हमें एडिशनल फिर उसके ऊपर देना पड़ेगा, टैक्स का 9% देना होगा। और इसी तरह अगर सुपर टैक्स में आते हैं तो सुपर टैक्स का उसका भी एक पूरा टेबल वो मौजूद है। इसी तरह फिर हमें वेल्थ स्टेटमेंट जो भरनी है उसमें एक नई चीज़ उन्होंने ऐड की है कि आपको करंट वैल्यूज़ निकालनी है। यानी अगर आपने पहले ज्वेलरी डिक्लेयर की हुई थी तो आपने वैसी ज़ीरो पे या पुराने रेट पे की हुई थी, वो कहते हैं नहीं, आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो ज्वेलरी कितने की बनती है वो बताएंगे आप, तो वो भी डिक्लेयर करनी है। इसी तरह एग्रीकल्चर लैंड है तो फॉर्म 7 के हिसाब से उसकी आप डॉक्यूमेंट वगैरह अपने पास अवेलेबल रखें, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो टैक्स तो हो गई है, 1 जुलाई से इफेक्टिव भी हो गई है। इस साल 30 जून तक के लिए उन्होंने इसको रिलीव दिया है, डेफर किया है, लेकिन 1 जुलाई से अब उसके ऊपर उन्होंने पूरा टैक्स का सिस्टम बना के दे दिया है। हर सूबे ने उसके ऊपर टैक्सेशन का अपना लॉ बना दिया है। इसी तरह अगर कोई लोन लिया हुआ है उसकी बात होगी। इन इन ग्राउंड्स के ऊपर हम जो है फाइल करेंगे इनकम टैक्स भी, और इसी तरह हम वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे, एओपी की डिटेल्स भी हमको चाहिए होंगी। अच्छा, वो लोग जो सेल्स टैक्स के अंदर है उनके लिए थोड़ा सा मैं एक गाइडलाइन दे दूं कि जो हमारा फॉर्म है STR 7 जो है उसमें फॉर्म C है, A है, F है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये क्रॉस चेक होते हैं इनकम टैक्स IRS के एक 113 सेक्शन के साथ जो हमारा टर्नओवर है ना, क्योंकि जब हम यहाँ भरते हैं तो इसमें स्टॉक और ये सारी चीज़ें ले रहे होते हैं, इनपुट वगैरह ले रहे होते हैं, तो वो इसको सिस्टम अब क्रॉस चेक कर रहा होता है पीछे बैक एंड के ऊपर। तो वो अब तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। तो इसी तरह बैंक स्टेटमेंट जो होती है उसके अंदर भी सेक्शन 73 और 114A जो है, जो अब इन्होंने कहा है कि अपने प्रोफाइल अपडेट करो, तो सेल्स को रिकनसाइल वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जो होती है वो भी करना, और ये 2031 तक हमें मेंटेन भी रखना है। ई इनवॉइसेस की जो बात अब आ रही है, जो रूल 150Q के अंदर इन्होंने लगाया था, अब ई इनवॉइसेस इन्फोर्स हो पाती है या नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह जो फर्दर टैक्स हम दे रहे हैं, यानी कि B2C जो सेल होगी, बिजनेस टू कस्टमर, जिसके अंदर जाहिर है कि वो नहीं होगा तो फर्दर टैक्स दिया हुआ होगा आपने, तो उसकी डिटेल हमें चाहिए होगी। इसी तरह सेक्शन 148 153 के जो है क्रेडिट अगेंस्ट जो मिनिमम और फाइनल टैक्स होगी उसको देखना होगा हमें। इसी तरह जो रिकनसाइल करना है हमें अपना जो सर्विसेज वाला, यानी कि अगर कोई SRB में PRA में रजिस्टर्ड है तो रिकनसाइल करना होगा सर्विस रेवेन्यू को, बिजनेस इनकम को। अगेन ये जो IRS के अंदर डोमेन होगा सेक्शन 113 का होगा, क्योंकि टर्नओवर के साथ वो उसको मैच करेगा। और इसी तरह 3 वे रिकन्सिलिएशन जो हो रही है कि यानी C को, अकाउंट को और बैंक को जो सिस्टम खुद ही पीछे बैक एंड पे मैनेज कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, उसके हिसाब से वो नोटिस इशू करता है, तो उन पेनल्टी से बचने के लिए हमें ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो ये एक मोटी मोटी बात है, मैं ये डॉक्यूमेंट भी शेयर कर लूँगा, लेकिन अब आपको इसमें अगर कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिएगा। ये इंतहाई अहम वीडियो है, इसमें मैंने एक जर्नल गाइडलाइन दी है। मैंने आपको फिर बताया कि इस दफ़ा इनकी अप्रोच भी चेंज है, फॉर्म का फॉर्मेट यानी जो फ्रंट एंड है वो भी उन्होंने इंटरफेस को भी थोड़ा चेंज कर दिया है। अब वो फाइनल किस हद तक होता है, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, कहीं रिलैक्स मिलता है या नहीं मिलता, और लेकिन हमें इन चीज़ों को प्रिपेयर करना होगा। आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ की डिटेलें देखनी होंगी, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन निकालने के लिए उस प्रॉपर्टी कितनी, अगर मिसाल के तौर पर किसी का 200 गज का घर है लेकिन उसमें कंस्ट्रक्शन कितनी हुई है, अब तो स्क्वायर फीट के अंदर कराची के अंदर वैल्यू निकालनी होगी। तो अगर किसी को पता नहीं है कि उसका घर की कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है तो हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, और अगर वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तो हम उसकी वैल्यू मार्केट से डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए, देखिए प्लीज़, और मैं अगर इसमें कोई और अपडेट हुआ तो वो भी आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।